हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम लेकर आई हूँ। चलिए फिर सुनते हैं लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह से मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान से छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज जरा लौट के। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांठ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का एक छोटा सा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मक्खनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब नाच फुआ। गरम गुस्से में पूछी नुकीली बात फूहा की देह में धंस गई। अब बिरजू की माँ ने हाथ से डेले को पास ही फेंक दिया। बेचारी बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही थी। आए आए हर हर आए आए। बिरजू ने लेटे लेटे ही बागड़ पर एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरणियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है, तुझे बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मक्खनी बुफुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती हुई पनभरणियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो दो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट क्या पैसा हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते हैं। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह में 8 दिन पहले ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा के लाऊंगा। बैल अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने उसे टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओन पोन तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगी, मैंने क्यों टोका? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मक्खनी फुहा ने अपने पोपले मुंह से होठों को एक और मरोड़कर ऐंठती हुई बोली, अरे हाँ बिरजू की माँ, या के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना आना। जंगी की पौतुहू बिरजू की माँ से नहीं डरती थी। वह जरा गला खोलकर कहती है, हुआ आ सरबे मित्तल मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भंटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन पर पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10-9 मन सोना बांग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पोतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली के सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लट है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पोतोहू। बिरजू की माँ ने आंगन में जंगी की पोतोहू को गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ की झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आ लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर झूले में चोकती हूँ। दिन रात बेचाल होती जाती है। गांव में भी तो अब ठेसर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुरियां पोतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी, हर जाई। अरे चंपिया। जंगी की पोतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम रहती है, नहीं जानती? दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली की बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़े।
फूहा की टूटी हुई दंतपंक्तियों के बीच में एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ आंगन में रात रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छवा गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती हैं? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी की झोपड़े के तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर यह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया 1 उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, दे ना मैया 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े के, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है इस तरह बेलज्जी? चंपिया की माँ ने गुस्से को जानते हुए सुना। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके कहा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी, 1 शकरकंद छीलेगा 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो, 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी और लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बजाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी, चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले के किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँ जी की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर, रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर कर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ ना होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली भी नहीं, जरा सा मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरी तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस को, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से आती हुई बैलगाड़ी की याद आई। अभी बबूजान टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही हैं, छुनुर छुनुर बैलों की झुनकी। तुमने सुना? बैसी बक बक मत करो, बागड़ के गले की झुनकी खोलती हुई बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर बैठकर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का कोई शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसाकर पूछा, क्यों दीदिया?
नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए धक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर हड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था। बस उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक मंची भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल तिल भरोसा भी नहीं। सांझ तारा डूब गया। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गांच का सबसे पहला बैगन, जिस पौधे को उसने खुद रोपा था। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ओह, पहले से किसी की बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना कि ये किस टूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते हो अपने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो है। महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोही की बातें चुभती। भक बिजली बत्ती, चोरी चकारी करने वाले की बेटी पतोही जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए सिर्फ 10 मन पाट कंटा पर तोल के औजन हुआ रब्बी की भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते ही रह जाओगे। सर्वे का समय आ गया है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघा जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुतखोकी का भरतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से में सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? हाँ, आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुकी जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, अब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता बढ़ता ही जाता। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला मिला उसे। कौन सा शौक मौज दिया है उस मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी उसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी उस खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने को भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे दिखलाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध ही आया। वह खुद ही कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे।
बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसुम के उसके मुंह से निकली, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी। लो देखो खूब नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे 2 साले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएंगी पतली जीभ वाली पतुरियां सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान दारीजार भी 2 बच्चों की माँ होकर भी जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 घूर जमीन भी उस गांव में? जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की बीख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कीर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चिंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी, चुप, गाड़ी नहीं, तू चुपके से टट्टी से छेद करके तो देख जा चंपी, भाग के जा, चुपके चुपके। चंपिया बिजली की भांति हौले हौले पांव से टट्टिया में छेद में झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के में नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए, घर जाने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई, जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकारा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में जाकर देखा तो ना रोशनी, ना चिराग, ना चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने को उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू ने गले में खसखसाहट हुई। उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा छोहा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहिन होटल बंगला के हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचसीस टट्टी में खोज दे अपने खेत का। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदैया डोली जा रहा था, अपने खान में धान देकर आंखें जुड़ गईं। सच कहता हूँ, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली में से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया। उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्यों, क्या हुआ? डांटती क्यों है? नवान्न के पहले ही नया धान झूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमन है ये लोग। इन दोनों के मुंह में नवा अन्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर से मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी हो क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगने पर नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तू
पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ की होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजर बजाकर देखा बिरजू के बप्पा उसकी ओर ही एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनका चेहरा जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा खेलसार की खड़ी होकर फक्कनी बुआ का आवाज तो दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फूहा ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फूहा को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फूहा है जो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फूहा, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ फगैया वालों को आकर देखो तो पहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फूहा, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फूहा कांपती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा आती। फिर जो की माँ ने बुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बांगड़ है और कुछ बर्तन बासन है, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फूहा? फूहा को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रातें बैठकर जाग सकती है। फूहा ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने आप को दिखलाने लगा मिलिट्री टोपी। उस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया भी चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहिब का। ही। बिरजू ने टूटे दांतों के फाक से बोली निकाली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फूहा का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फूहा? फूहा ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जेब से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी रुकते ही जंगी की झोपड़ी में आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू की पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो नंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तू रोती काहे है? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े में राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है तो मैं भी आऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुनकी कड़ा पहनकर चमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाएं जल्दी।
जंगी की पोतोही लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू ने बप्पा से एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ा बनाएगा पोतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट से झुकी दोनों पोतोहुओं को देखा तो अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पोतोहू का गोना 3 मास पहले ही हुआ था। गौने की रंगीन साड़ी के कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर धान के खेतों के बगल में जा लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों पर धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं ध्विंदी की लता फूली है। जंगी की पोतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पोतोहू, ये चारों ही गांव के बैस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती। बिरजू की माँ के माथे पर मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कूफ का गीत गा लो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पोतोहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरू ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को भी धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पोतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू की, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में उठाकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पोतोहू की ओर देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पोतोहू है। गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कह रहा था उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारे, मंग टिक्के पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं है। उसे अब नींद आ रही है। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। ये हमारे ग्रामीण परिवेश से ली हुई कहानी है कि किस प्रकार मिनटों में झगड़े हो जाते हैं, मिनटों में सब एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।